नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, you're watching current affairs analysis। मैं हूं प्रशांत मावानी। Like every day, we have 5 important topics on our table. I would like to start today's discussion with the why of this series। ये सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए, ये जो वीडियोस हैं ये आपको क्यों काम आएंगे। इस सीरीज का वाई ये है कि इट हेल्प्स यू विथ दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 इज एक बहुत ही रेयर स्किल है। आज के समय में ये धीरे धीरे डिमिनिश भी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स और कॉलेजेस में इस पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में इट प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और खास करके यूपीएससी लेवल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, या फिर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस, या फिर दूसरी जो एग्जामिनेशंस हैं जहां पर आपको मेंस एग्जामिनेशन देनी है, वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए द ओनली स्किल, या फिर आई वुड से नंबर 1 स्किल जो है, दैट इज क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल। इस सीरीज को जब आप देखेंगे, इफ यू फॉलो दिस सीरीज फॉर कपल ऑफ डेज, यू विल रियलाइज कि आपकी ये जो एक रेयर स्किल है ये धीरे धीरे करके डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। This series is designed in such a way कि it will give you an edge in examination, और इसी के साथ आपकी जो प्रिपरेशन है ये और ज्यादा मजबूत होगी, और यहां पर हम कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके समझते हैं। राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव ऑन आवर टेबल। Discuss the role of water as a strategic resource in international relations with specific reference to the Indus Waters ट्रीटी। IWT के बारे में हमने इतनी डिस्कशन अभी तक कर ली है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विषय पर आपके पास एक एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज ऑलरेडी आ चुकी है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ हियर अगेन। ऑलरेडी आपके पास एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज व्हेन इट कम्स टू इंडस वाटर्स ट्रीटी आ चुकी है। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें इसी नॉलेज में हम कुछ चीजें ऐड ऑन करने वाले हैं, और बेसिकली इस विषय को, इस पूरे विषय को हम अलग अलग एंगल से देखते रहे हैं और देखने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों तक। ये जो विषय है, ये पहलगाम टेरर अटैक और उसके साथ जुड़ी हुई चीजें जो हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है इस पर से आपको मेंस एग्जामिनेशन में और इसके साथ साथ इंटरव्यू में भी प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, और प्रीलिम्स में तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड क्वेश्चंस on Indus Water Treaty, India-Pakistan relations, border, and so many things in various different prelims in near future. तो पानी जो है plays a very important role as far as life is concerned। ये तो एक छोटे बच्चे को भी पता है। जो बड़े बच्चे को नहीं पता है वो ये है कि एक लंबे समय तक जो युद्ध होते थे, ये युद्ध जो है वो जमीन के लिए होते थे। अगर हम लेट्स से रामायण का जो अश्वमेघ है, तो उसमें क्या किया था, वो जो एक घोड़ा है उसको छोड़ दिया जाता है, तो जहां तक वो घोड़ा जाता है वो जमीन जो है वो अयोध्या नरेश की हो जाती है। तो पहले अगर आप देखेंगे तो इट वाज ऑल अबाउट लव कुश, और जो युद्ध होता है लव कुश का प्रभु श्री राम की जो सेना है उनके साथ, तो वो कहानी आप जानते हैं, तो उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज लैंड, जमीन। फिर सदियों तक आप देखेंगे कि जमीन के लिए ही युद्ध होते गए। फिर 50s के बाद इफ यू विल सी, देन यू विल फाइंड मींस धीरे धीरे जमीन जो है, जमीन मींस रिसोर्सेस जो है वो जमीन के साथ जुड़े हुए थे, तो जमीन को कब्जा करने के लिए ही बड़े बड़े युद्ध जो हैं वो होते रहे। फिर धीरे धीरे चीजें जो है वो दूसरे रिसोर्सेस की तरफ गई, जैसे कि एक ही एग्जांपल दूंगा और फिर आगे बढ़ते हैं, ऑयल। राइट। फिर धीरे धीरे करके चीजें जब आगे बढ़ी तो हमें देखने को मिला कि जमीन के साथ साथ दूसरे रिसोर्सेस जो हैं वो भी ऐड हो गए, और फिर कुछ तो ऐसे युद्ध हुए जिसमें सबसे ऊपर जो थी दैट वाज आइडियोलॉजी। और ये अलग अलग समय पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बात बताई थी कि एक वक्त आएगा जब भविष्य के युद्ध जो हैं वो ना तो जमीन को लेकर होंगे, ना तो आइडियोलॉजी को लेकर होंगे,
अगर ये सारे युद्ध होंगे तो इट विल बी बिकॉज ऑफ वाटर, पानी को लेकर, पानी की वजह से, पानी को कंट्रोल करने की जो आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से अलग अलग देशों के बीच में, अलग अलग ताकतों के बीच में युद्ध हो सकते हैं। और ये बात जो है वो सच भी है, और कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत जो है वो भी हो चुकी है। पानी जो है, पानी या फिर वाटर इज इमर्जिंग एज द अल्टीमेट प्राइज एंड वेपन इन द 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स, रीशेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया की सिचुएशन ऐसी है कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 40% पॉपुलेशन वाटर स्कैरसिटी से गुजर रही है। हाउ मच? 40% पॉपुलेशन। 2025 में, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा, बट लेट मी एनलाइटन यू ऑन दिस थिंग। 2025 में 30 ऐसे देश हैं जिनको वाटर स्कैर्स डिक्लेयर किया गया है कि यहां पर वाटर स्कैरसिटी है। 30 ऐसे कंट्रीज हैं। तो अगर आज के समय में कोई देश एक नदी को कंट्रोल करता है, अगर नदी उसके कब्जे में है, पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स उसके पास है, तो आप समझ लीजिए कि एक देश के पास जैसे पॉलिटिकल ताकत होती है, वैसे ही यह बात हो गई कि अगर किसी के पास नदी है या फिर नदियां हैं और स्वच्छ पानी है इसमें, और अच्छी क्वांटिटी में पानी जो है वो फ्लो हो रहा है और आपके कंट्रोल में है, तो दैट मीन्स कि आप उतने ही पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, आप उतने ही इकोनॉमिकल, किसी के पास बहुत पैसे है किसी देश के पास, और उसकी जो ताकत है इक्विवेलेंट ताकत आपकी हो गई। किसी देश के पास स्ट्रेटेजिक पावर बहुत ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में अगर किसी देश के पास नदी की ताकत है, तो आप समझ लीजिए दे आर इक्वल। तो कंट्रोल ओवर रिवर्स इक्वेट्स टू व्हाट? इट इक्वेट्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेटेजिक पावर। तो भारत ने यहां पर ये जो एक पावर है उसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है। India's withdrawal from the Indus Waters Treaty marks a bold shift in its approach to Pakistan. हमने इस विषय के इतिहास को भी देखा था। स्टार्टिंग के टाइम पर हमारा यह मानना था, या फिर आई वुड रादर यूज द वर्ड, हमारा यह भ्रम था, एक इल्यूजन था हमारा, कि अगर इस बंदर को हम पेट भर के खाना हमेशा प्रोवाइड करेंगे तो ये बंदर जो है उसकी प्रकृति जो है वो थोड़ी शांत हो जाएगी, अब स्वभाव से ये बंदर जो है वो शांत हो जाएगा। ऐसा हमारा एक भ्रम था। भ्रम इज द वर्ड दैट आई एम यूजिंग हियर फॉर दिस थिंग। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ और दूसरे देशों के बीच में पानी को लेकर एग्रीमेंट होता है, हमारे यहाँ पर तो रिवर को लेकर, पूरी नदी को लेकर एग्रीमेंट हुआ। ये सारी बेसिक डिटेल्स आप जानते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, क्योंकि इस विषय पर हमने काफ़ी गहराई से चर्चा कर ली है। The thing that I want you to draw your attention at is that कि भारत ने उड़ी के बाद जो किया, what was that? It was a surgical strike. आप जानते हैं इसके बारे में भी। पुलवामा के बारे में जो किया, पुलवामा के बाद जो हमने किया बालाकोट में, what was that? That was also a surgical strike. इंडस वाटर्स ट्रीटी में से अपने आप को विड्रॉ कर लेना या फिर इसको सस्पेंड कर देना जो है दोस्तों, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा या फिर जानते होंगे, बट आई वांट यू गाइस टू नो दिस थिंग। दिस इज अ डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। इंडिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। दिस इज अ डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक। याद रखिए, जो काइनेटिक रिस्पॉन्स है या फिर काइनेटिक एक्शन है, काइनेटिक यानी कि आप अपने फाइटर जेट्स या फिर लोगों को वहां पर भेजे, दैट इज नॉट द ओनली वे टू डील विथ इट। देयर आर सो मेनी अदर वेज, और उसमें से एक बहुत ही एक ऐसा वेपन, एक ऐसा टूल जिसकी इंपैक्ट पाकिस्तान पर ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुकी है, एंड दैट इज इंडस वाटर्स ट्रीटी। डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक जो है भारत ने जो की है, इसकी इंपैक्ट आप समझ लीजिए पाकिस्तान में जो
पंजाब है, पाकिस्तान में जो सिंध प्रदेश है, ये दो जो ऐसे क्षेत्र हैं पाकिस्तान के जिस पर पाकिस्तान की जो रूरल इकोनॉमी है और एग्रेरियन इकोनॉमी जो है वो टिकी हुई है। और ये सिंध और पंजाब जो हैं ये टोटली इंडस सिस्टम पर डिपेंडेंट है। तो भारत अगर पानी कंप्लीटली रोक देता है तो यहां पर आप समझ लीजिए कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक, ये डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक जो की है, ये वियना कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेजिट है। कोई भी इलीगल चीज़ हमने नहीं की। अगर किसी दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है या फिर कोई ट्रीटी होती है तो वियना कन्वेंशन जो है वो ये परमिशन देता है कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो फिर आप इस ट्रीटी में से विड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इंडिया हैज डन। तो सोचिए, एक लीगल सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने कर दी, तो वी शुड सेलिब्रेट दिस थिंग कि भारत ने ऑलरेडी एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। The Indus Waters Treaty was a historic agreement but faced challenges due to, of course, Pakistan's action. अलग अलग युद्ध हुए, उसके बावजूद भी भारत ने सोचा कि चलो धैर्य से काम लेते हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, सुधर जाएंगे, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म को एज ए स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपनाया, ये पूरी दुनिया जानती है। अभी तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी न्यूज़ में इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो दिस इज द थिंग, राइट। और पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो हमें जो देखने को मिल रहा है, इट इज ए कॉपी कैट मूव कि भारत ने ये किया तो हम भी ये करेंगे, राइट। भारत ने ये किया तो उन्होंने क्या किया है, उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ऐसा लग रहा है। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आप पानी रोक देंगे तो वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, राइट। फिर एन वर्ड यानी कि न्यूक्लियर शब्दों का इस्तेमाल किया है कि भाई न्यूक्लियर थ्रेट और ये सारी चीज़ें। और फिर उन्होंने क्या किया, जो शिमला एग्रीमेंट है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। शिमला एग्रीमेंट में यह था कि 72 में दोनों देशों के बीच में ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। और इस एग्रीमेंट के तहत मैं आई एम राइटिंग SA हियर, दैट इज शिमला एग्रीमेंट ऑफ 72, कि दोनों देशों के बीच में कोई इश्यू होगा तो वी विल सॉर्ट इट आउट बायलैटरली, द्विपक्षीय लेवल पर इसको कोई भी इश्यू को सॉर्ट आउट करेंगे। तीसरी पार्टी कोई जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अब उन्होंने इसको कैंसिल किया तो दैट्स फाइन, वी आर ओके विथ इट। ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर एम्प्टी रिटोरिक और कुछ नहीं है। सिर्फ बैठे बैठे पाकिस्तान बातें कर पाएगा या फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो बोल पाएगा, वरना उनको पता है कि अब उनकी सिचुएशन जो, एक तो इज्जत नहीं है, पैसे नहीं है, ऊपर से भारत ने ये चीज़ की तो इकोनॉमिकल नुकसान जो होगा इट्स गोइंग टू बी अनइमेजिनेबल। तो भारत ने यहाँ पर पानी का एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल किया है। और आज का जो समय है, इस समय में आप समझ लीजिए एक ऐसा टूल है, ये ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक से ही की जाए। मिलिट्री स्ट्राइक से भी ज़्यादा पेन पहुंचाने वाली अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ एक्सरसाइज्ड। और ट्रीटीज़ जो होती हैं, ट्रीटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटीज़ जो हैं दे आर सेक्रेड, राइट। बहुत ही अच्छी चीज़ है ट्रीटी, बहुत सारी मेहनत के बाद ट्रीटी साइन की जाती है। लेकिन कोई भी ट्रीटी जो है वो तब तक चलेगी जब तक दो देशों के बीच में या फिर जो भी ट्रीटी साइन करने वाली पार्टीज हैं उनके बीच में अगर ट्रस्ट है, विश्वास टूट गया तो आप समझ लीजिए सारी चीज़ें टूट जाएगी। तो पाकिस्तान ने टेररिज्म के माध्यम से भारत का विश्वास जो है वो बार बार तोड़ा है, तो यहाँ पर भारत ने एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को दे दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि अब भारत को कुछ नहीं करना चाहिए, राइट। आई एम श्योर और भी एक्शंस जो हैं वो हम लेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्शंस यानी कि मिलिट्री एक्शन को ही एक्शन मानते हैं, तो आई वुड लाइक टू मीन्स आई एम श्योर अब आप उनको भी बता पाएंगे कि भाई सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं होती है। भारत ने जो स्टैंड लिया है दैट इज़ समथिंग पाकिस्तान कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। Assess the role of increased investments and economic indicators in reflecting Jammu and Kashmir's progress toward stability. टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। खास करके उनकी इकोनॉमी और सोसाइटल इंटीग्रेशन में। देश भर के लोग जब कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं और देश भर के
लोगों को जब कश्मीर के लोग मिलते हैं तो ऑफ कोर्स एक सोसाइटल इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टूरिज्म क्षेत्र जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का 8.5% जो उनकी इनकम है इट कम्स फ्रॉम टूरिज्म। तो लाइवलीहुड के लिए, रोजी रोटी के लिए भी इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टूरिज्म इतना बूस्ट हुआ खास करके 2019 के बाद कि अगर आप 2021 से 24 का आंकड़ा देखेंगे तो जम्मू क्षेत्र जो है उसमें टूरिज्म कितना ग्रो हुआ पता है? 90% जितना ज्यादा हुआ, विच इज ऑफ कोर्स ए वेरी इंप्रेसिव थिंग, राइट। लेकिन 2021 से 2024 का जम्मू का आंकड़ा ये है, तो कश्मीर का आंकड़ा जो है दैट इज 425% इंक्रीज इन टूरिस्ट अराइवल की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव, काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इस क्षेत्र को टारगेट किया गया। फॉरेन टूरिस्ट का भी आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 2021 में फॉरेन के टूरिस्ट जो हैं ये थे सिर्फ और सिर्फ 1614 जितने। लास्ट ईयर 2024 में पता है कितने लोग जो हैं वो कश्मीर आए फॉरेनर्स? 43,654। कहाँ ये आंकड़ा और कहाँ ये आंकड़ा, देखिए। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था एंड दैट इज़ द रीज़न के आतंकवादियों ने सोचा कि ये पूरे क्षेत्र को जो है वो हम 5, 10, 15 साल पीछे भेज देते हैं। और पोस्ट पहलगाम अटैक जो है उसके बाद लगभग आप समझ लीजिए 60 से लेकर 90% जितनी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो चुकी है। तो अब ये कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ये फिर से एक्टिव हो जाए, रीएक्टिव हो जाए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नॉट जस्ट सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा बूट्स में सोल्जर्स देखने को मिले, बट दैट इज़ देयर फॉर योर सेफ्टी। और इस चीज़ को आई एम श्योर जम्मू एंड कश्मीर की सरकार और भारत सरकार जो है वो दोनों ही सीरियसली लेगी। दोनों को स्विफ्टली इस पर कोई ना कोई एक्शन लेनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस जो है टूरिस्ट का ये फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा। और आप देखिए हमारे देश के लोगों की हिम्मत देखिए, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी ट्रिप्स कैंसिल नहीं की, वो वापस पहलगाम के उसी जगह पर जाने लगे। उन्होंने कहा देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। यू नो दिस इज द थिंग, ये एटीट्यूड जो है कि आतंकवादी के खिलाफ हम कभी नहीं झुकेंगे। एंड द गुड थिंग इज मैं आई वॉज लिसनिंग टू रेडियो, और रेडियो में मुझे ये खबर सुनने को मिली, ऑफकोर्स पढ़ने को नहीं, सुनने को मिली कि वहाँ के होटल्स और कैब ड्राइवर्स और ये सारी जो लोग हैं तो दे आर ऑल्सो, जो लोकल इंडस्ट्री है तो वो भी टूरिस्ट्स को फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करें कि आप आइए यहाँ पर, वी विल लुक आफ्टर योर सेफ्टी एंड थिंग्स लाइक दैट। लास्ट ईयर आप देखिए अप्रैल एंड तक पहलगाम वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर 3 लाख जितने टूरिस्ट जो हैं वो विजिट ऑलरेडी पहलगाम कर चुके थे लास्ट ईयर। और अभी भी समर ब्रेक और अमरनाथ की यात्रा जो है इट इज स्टिल वीक्स अवे, तो आज भी ये रिकवरी का वक्त जो है वो अवेलेबल है। कश्मीर की जो तरक्की है ये पाकिस्तान से देखी नहीं गई। और इन्वेस्टमेंट का आप देखिए 2021 से पहले का अगर आप देखेंगे तो लगभग 900 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट जो है, इतना ही इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता था। लास्ट ईयर, लास्ट फिस्कल, ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है इसमें 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। देश के अलग अलग जगहों से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों से टूरिस्ट जो हैं वो भी आते हैं यहाँ पर। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। और लॉन्ग टर्म पीस जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लॉन्ग टर्म पीस ही किसी भी क्षेत्र को एक टूरिज्म स्पॉट का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्री रिक्वायर्ड है। तो हमारा नेशनल रिजॉल्व जो है will play a very national attitude, plays a very important role, and we cannot let terrorists push Kashmir back 6 years, isn't it? Moving on to next topic, dear friends, this one is about Chernobyl. Analyze the causes and consequences of the Chernobyl nuclear disaster, highlighting its impact on global nuclear safety policies. हर साल 26 अप्रैल जो है उसको
एक कोमेमोरेशन डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। और चर्नोबिल जो है ये यूक्रेन में यूक्रेन का एक शहर है। एक समय पर इट वाज वेरी प्रोमिनेंट, राइट, काफ़ी वो रहता था, टॉप सिटीज़ में से था। लेकिन 1986 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, न्यूक्लियर हादसा हुआ। दो ऐसे हादसे हुए हैं अभी तक न्यूक्लियर के जिनको आप बहुत बड़े कह सकते हैं। नंबर वन इज ऑफ कोर्स जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था यूएसए ने जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी 1945। सो दैट वाज अ बिग थिंग। और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज है तो दैट इज चर्नोबिल। दूसरे फुकुशिमा एक्सेट्रा जैसे जो इंसिडेंट हुआ है, बट नथिंग कम्स क्लोजर टू दिस हिरोशिमा नागासाकी एंड चर्नोबिल। एक युद्ध की वजह से हुआ और एक ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें इश्यू की वजह से हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेलारूस इज नॉट फाइन। दिस इज ये आज का मैप है। एक वक्त था, आप जानते हैं 1986 के टाइम पर, 1991 में यूएसएसआर जो है वो बिखरा। उससे पहले ये पूरा क्षेत्र जो है वो यूएसएसआर का ही था। तो उस समय का जो यूएसएसआर है उसका ये जो चर्नोबिल, आज के यूक्रेन का चर्नोबिल जो है, तो वहाँ पर एक रिएक्टर नंबर 4 जो है उसमें टेक्निकल इश्यू आ गया और इस इश्यू की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। और इतना बड़ा धमाका हुआ कि ये वाला जो क्षेत्र है चर्नोबिल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप 20,000 सालों तक नहीं जा पाएंगे। राइट, ये 20,000 सालों तक नॉर्मल नहीं होगा। वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, इन द सेंस जो टेक्निकल लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी वहाँ पर चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। आई विल गिव यू द नेम एज वेल। आप फिर उसके बाद गूगल में थोड़ी बहुत सेल्फ हेल्प कर लीजिएगा। तो रिएक्टर नंबर 4 जो है ये 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर सेफ्टी टेस्ट के दौरान एक्सप्लोड हो जाता है। और यहाँ का जो रिएक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो ऐसे स्प्रेड हो जाता है और बेलारूस, यूक्रेन और रशिया के बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। और लगभग आज समझ लीजिए 85 लाख जितने लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए। इतने सारे लोग जो हैं दे वर एक्सपोज्ड टू हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये जो चर्नोबिल डिजास्टर है ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि न्यूक्लियर पावर जो है, जो कहता है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद न्यूक्लियर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ जुड़े हुए जो रिस्क होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ हुई कि ये 86 में हुआ। फिर 1990 तक तो रशिया ने किसी से, रशिया आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएसआर, ने किसी से मदद भी नहीं मांगी। इट वाज हैंडलिंग थिंग्स बाय इट्स ओन। फिर वो एक वक्त आया जब पता चला कि भाई वो अकेले हैंडल इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा, उनकी क्षमता नहीं है। और फिर जाकर इंटरनेशनल मदद मांगी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिला। यूनाइटेड नेशंस ने उस समय पर एक रेजोल्यूशन पास किया 45/190 और ये रिकवरी और मिटिगेशन को लेकर एक यूएन रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया। और उसके बाद एक ग्लोबल एफर्ट्स जो हैं उसकी शुरुआत हो चुकी। 230 जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जिसमें हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन को लेकर सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च किए गए। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस डिजास्टर के बाद में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। और यूएनडीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं। फेल सेफ सिस्टम्स जो हैं ये भी हैं, राइट, एक पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स रहती हैं। तो मॉडर्न रिएक्टर्स में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हैं और इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं तो इनकी ओवरसाइट जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी we cannot have a sort of a chill attitude. We have to be vigilant. Human error और टेक्नोलॉजिकल फेलियर जो हैं ये कभी भी एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो साबित हो सकता है। That's what Chernobyl reminds us। और ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। इसी के साथ जो मैंने आपको बताया ना कि
इंटरनेशनल एक कोऑपरेशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो दैट इज दिस, द न्यू सेफ कन्फाइनमेंट। ये बैकग्राउंड में आपको जो इमेज नजर आ रही है ना दोस्तों, ये पूरी इमेज को एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, एक ढक्कन लगा दिया इस पर, बहुत बड़ा लोहे का एक पूरा बनाया है एक ढक्कन। अब देखिएगा, आप इसको सर्च कीजिएगा, द न्यू सेफ कन्फाइनमेंट क्या है, हैव ए लुक, राइट। उस पिक्चर को देखिए, आप फोटो देखिए उसकी। 45 देशों ने डोनेशंस दिए, पैसे जो हैं वो फंड प्रोवाइड किए, और $2.2 बिलियन के खर्च से ये पूरा द न्यू सेफ कन्फाइनमेंट जो है वो बनाया गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज ए सिंबल ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन। काश इस प्रकार का कोलैबोरेशन जो है वो दूसरी जगहों पर भी हमें देखने को मिलता है। एनीवेज, द चेर्नोबिल रिमेम्बरेंस डे जो है, इट अंडरस्कोर्स द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेल्डिंग न्यूक्लियर पावर। क्लीन एनर्जी इज नीडेड, नो डाउट, ये टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन इसी के साथ साथ इट शुड बी सेफ, और एनवायरमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। मूविंग ऑन टू फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे, United Nations Security Council analyzed the inadequacies of the UNSC's response to the Pahalgam terror attack and its implications for global counter-terrorism efforts. पहलगाम वाला टॉपिक तो यहाँ पर डिस्कस हुआ, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था, LET का नाम लेना चाहिए था, जो TRF है इसका नाम आना चाहिए था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिली। और एक चीज़ यहाँ पर जो मेंशन नहीं की गई है, दैट इज नॉन मुस्लिम्स को यहां पर टारगेट किया गया है इस अटैक में, इस चीज को भी मेंशन नहीं किया गया। भारत के साथ दूसरे देश कोऑपरेट करेंगे, यूएनएससी कोऑपरेट करेगा, ऐसी भी कोई शब्दों का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 2025-26 तक पाकिस्तान जो है, इट इज पार्ट ऑफ यूएनएससी, वो अभी एक इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर है, और चाइना हमेशा से एक परमानेंट मेंबर है और हमेशा से पाकिस्तान को बचाता आया है। फ्रांस ने काफ़ी नेगोशिएशंस किए, लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए, रशिया, यूके जैसे देशों ने कोई ऐसे स्ट्रोंगर इनपुट्स जो हैं वो नहीं डाले, और फाइनली ये जो स्टेटमेंट आया है, इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड स्टेटमेंट वहाँ से आया है। तो भारत जो है, आई एम श्योर इंडिया विल कीप ऑन पुशिंग। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, तो उसमें हम एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट को पुश कर सकते हैं। वहाँ पर TRF और दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, तो उनको यूएनएससी फ्रेमवर्क के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मीन्स डेजिग्नेट किया जाए, तो इसकी भी भारत पूरी कोशिश करेगा। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाए, इसकी भी भारत जो है वो पूरी कोशिश करेगा। एंड ऑफ कोर्स एक दुनिया तय तो कर ले कि टेररिज्म क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT, इसका मेन लक्ष्य यही है कि टेररिज्म को डिफाइन करना कि दिस इज टेररिज्म, और एक यूनिवर्सल अकाउंटेबिलिटी जो है उसको एस्टैब्लिश करना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये किसने दिया है? ये भारत ने दिया है यूएनएससी को, या फिर यूएन को, नॉट यूएनएससी, यूएन के सामने ये CCIT जो का है, ये CCIT, इसका ड्राफ्ट दुनिया के सामने भारत ने रखा। तो ये एक और मौका है भारत के लिए कि हम इसको और ज्यादा पुश करें, और एक मल्टी प्रोंग्ड ग्लोबल एफर्ट होना बहुत ही जरूरी है टू हैंडल दिस टेररिज्म। और टेररिज्म आज एक वक्त था जब भारत जैसे देश के लिए ही ये बड़ा इश्यू था, दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है ये terrorism. Right, moving on to last topic of the day, analyze the challenges faced by India's elderly population in accessing reliable healthcare and suggest measures to address these issues. उससे पहले I would like to have a sip of water. Right. बुजुर्ग लोगों के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पास रिलायबल हेल्थ केयर का एक्सेस हो। अभी सरकार ने जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, PMJAY, जो कार्ड दिए जाते हैं ना, आयुषी कार्ड, क्या नाम है उसका, तो वो जो हेल्थ कार्ड है,
जो अभी तक 5 लाख रुपए का कवर मिलता था पर फैमिली को, अब सरकार ने इस चीज में एक नया एडिशन जो किया वो ये है कि 70+ जितने भी हमारे लोग हैं ऑटोमेटिकली दे आर पार्ट ऑफ JAY, PMJAY। सो नाउ लोगों के पास हेल्थ का इंश्योरेंस आ चुका है, लेकिन हमारे यहां पर जो प्रॉब्लम है दैट इज के जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आप समझ लीजिए 10.5%, 10.5% पॉपुलेशन जो है ये एल्डरली पॉपुलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनको आउट पेशेंट ट्रैवल में ये हेल्थ की सर्विस चाहिए तो उनको 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। आउट पेशेंट का मतलब है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, विजिट करेंगे, डॉक्टर चेक करेंगे, हो सकता है कि 1-2 आपको मेडिसिन लिखी जाए और फिर आप घर जा सकते हैं। तो पूरे देश की एवरेज जब निकालें तो वी फाइंड के ऑन एन एवरेज आउट पेशेंट सर्विस के लिए 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, और इन पेशेंट केयर यानी कि हॉस्पिटल में आपको दाखिल होना पड़ता है तो इसमें 44 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो दिस इज ऑफ कोर्स ए वेरी वेरी बिग थिंग, और ये लॉन्गर डिस्टेंस जो है वो खास करके लो इनकम सीनियर्स और महिलाओं को काफ़ी डिसप्रपोर्शनेटली प्रभावित करते हैं। और ये जो हमारी पॉपुलेशन है 10.5 एल्डरली की, ये तो बढ़ते ही जाने वाली है, राइट। 2036 में यह पॉपुलेशन ये 15% हो जाएगी, 2047 में 21%। तो अभी से ही ये जो बड़ा आंकड़ा होने वाला है, डबल होने वाला है आंकड़ा, तो इसकी तैयारी अभी से ही हमने स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले है कि फिजिकल एक्सेस जो है हेल्थ केयर का वो मिले। इसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो 10 किलोमीटर के रेडियस में उनको मिल जाए, दिस इज नंबर 1। दूसरी जो चीज़ है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा बैरियर रहता है, तो ऐसे में ऐसा भी किया जा सकता है कि एक मोबाइल मेडिकल वैन्स हो कि आप एक कॉल करेंगे और वैन जो है वो आपके घर पहुंच जाएगी, लाइक एन एम्बुलेंस, और सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर। फिर डिजिटल हेल्थ केयर और होम बेस्ड केयर, टेलीमेडिसिन है, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो जब टेक्नोलॉजी को हम इसमें ऐड ऑन करेंगे तो हेल्थ का एक्सेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। ए होलिस्टिक अप्रोच टू जेरियाट्रिक यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ जुड़ी हुई केयर को जेरियाट्रिक कहते हैं। ए होलिस्टिक अप्रोच टू जेरियाट्रिक केयर कैन इम्प्रूव आउटकम्स फॉर सीनियर्स एंड ब्रॉडर पॉपुलेशन। और पोल्यूशन, हीट स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हैं, राइट, मेंटल हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए ये जेरियाट्रिक केयर जो है इसको और ज़्यादा हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एंड लेट मी टेल यू 2047 तक जो हमें अचीव करना है और जो हमें एक विकसित भारत बनाना है ना, तो विकसित भारत या फिर एक डेवलप्ड देश जो है उसका आपको स्टेटस चाहिए। तो इस स्टेटस के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके देश में जेरियाट्रिक केयर जो है ये काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये इट इज़ नॉट जस्ट फॉर आवर एल्डरली पीपल, इसी के साथ साथ ये देश के टैग के लिए भी, डेवलप्ड देश का टैग चाहिए, तो उसके लिए ये जेरियाट्रिक केयर जो है वो टॉप नॉच हमारे देश में होनी ही चाहिए। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।